देख रहे हैं हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं, जनरली हम जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं सिंधु वैली के, तो हमें सिर्फ दो ही शहरों के नाम पता होते हैं, एक तो हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो। पर क्या आप इसके अलावा भी कुछ शहरों के नाम जानते हैं जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं? अगर नहीं तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फटाफट मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, या इसी को हम सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सिविलाइजेशन दुनिया की प्राचीनतम सिविलाइजेशन में से एक है। इससे पुरानी जो सभ्यताएं हैं उसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन या तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, इनका समावेश होता है। पर हाल ही के हुए रिसर्च में ये पाया गया है कि भारतीय सिंधु सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं है जो कि 8000 साल पुरानी है। अगर हम इसका कालखंड देखते हैं तो ये 3 विभागों में विभाजित हुआ है, जो कि अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। इसमें हम इसको दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये 3 विभागों में विभाजित है। जो अर्ली फेज थी उसमें इसका जो है शुरुआत हुई, सिंधु सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जो मैच्योर फेज़ है इसमें ये सिविलाइजेशन काफ़ी इसका विकास हुआ और इसकी भरभराट हुई। और जो लेट फेज़ है इसमें इस सिविलाइजेशन का जो है वो अंत हुआ। यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है और सबसे विशाल नदी है, जो कि हिमालयों से निकलकर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बहती है। इसके जो किनारे हैं वो काफ़ी सुपीक माने जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने खेती की और इस सभ्यता को फलने और फूलने में मदद की। उनका जो प्रमुख जिसे कह सकते हैं क्रॉप है वो था कॉटन। कॉटन की वो खेती किया करते थे। तो प्राचीन ज़माने में वहाँ के खेती करने के अवशेष भी हमें उस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कहा जाता है कि उस समय सरस्वती नदी भी वहाँ बहती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे में भी बहुत सारे शहर इसके बसे हुए थे। जो सरस्वती नदी जो है बाद में विलुप्त हो गई और जो आज फिर घग्गर नदी से मिल गई। तो घग्गर नदी के किनारे भी काफ़ी एक्सकैवेशन साइट्स हमें मिलती हैं। अभी अगर हम बात करते हैं कि इस सभ्यता की वैशिष्ट्यों की, तो क्या क्या विशेषताएं हमें इस सभ्यताओं में मिलती है। तो इस सभ्यता का उत्खनन जो है काफ़ी पुराने समय से किया गया है। अगर हम बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स की, सिंधु घाटी सभ्यताओं की बहुत सारी अचीवमेंट्स है या बहुत सारी विशेषताएं भी हम देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्बन प्लानिंग। यहाँ पे ये शहरी सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव के पूछा जा सकता है कि सिंधु सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े शहर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, और जिसमें से बड़े 2 शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अवशेष मिले हैं। दूसरी साइट है मोहनजोदारो। उसका नाम होता है, मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे बहुत सारे अवशेष, कंकाल भी मिले हैं, इसलिए सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और भी बहुत सारे शहर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कालीबंगन है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, रूपार है और भी कोटदीजी है। ऐसे बहुत सारे शहर हमें इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उत्खनन किया गया है और बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता हमने देखी है कि अर्बन सिविलाइजेशन, जहाँ पे कि बहुत सारे
शहर जो है वो प्लानिंग के हिसाब से बनाए गए थे, ग्रिड के हिसाब से हमें वहाँ के घर दिखाई देते हैं जो कि बेक फायर ब्रिक्स से बने थे या पक्की ईंटों से उसे बनाया गया था। उसके बेस आज भी हमें वहाँ दिखाई देते हैं। वहाँ पे पानी, पीने के पानी की स्वतंत्र व्यवस्था थी, हर घर तक पीने के पानी के कैनाल्स हमें दिखाई देते हैं जो आजकल के हमारे मॉडर्न शहरों में दिखाई देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए या सीवेज सिस्टम जो है उसके स्पेशल कैनाल्स भी हमें हर घर से निकलते हुए और एक बड़े कैनाल से मिलते हुए दिखाई देते हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल मार्वल उस समय का है जो अच्छे शहर उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ के अवशेषों में हमें खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसके ऊपर कलरिंग भी की गई थी, कुछ खूबसूरत कार्विंग भी की गई थी और हमें ज़्यादातर रेड कलर के कलर पॉट्स भी वहाँ पे मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के बर्तन ये लोग बनाया करते थे। बहुत सारी फिगराइंस भी हमें मिली है, छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिली हैं और छोटे छोटे टॉयज़ के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। और हम बता सकते हैं कि वो बहुत ही मातृभक्त थे, मतलब मातृशक्ति की पूजा करने वाले थे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो ऐसी मातृशक्तियों की मूर्तियाँ भी हमें वहाँ के साइड से एक्सकेवेटेड की गई हैं। और अगर हम उनकी विशेषताओं की बात करें तो वो लोग बहुत अच्छे कारागिर थे, बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। बहुत सारी कार्विंग की हुई चीज़ें हमें उन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। और अगर हम बात करें कि वो लोग काफ़ी फैशनेबल भी थे, वहाँ से उनकी ज्वेलरी आइटम्स भी हमें प्राप्त हुई है। वहाँ की जो ज्वेलरी आइटम जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो वो एक तो हस्तिदंत से बने हुए थे। उनके जो अलंकार थे वो बीड से, है ना, कोई जेम स्टोन से या रंगीन पत्थरों से बनाया करते थे। तो काफ़ी सारे ज्वेलरी की चीज़ें भी हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं उनकी भाषा की, तो वो कौन सी भाषा बोला करते थे। तो उस समय ऐसा कोई पुख्ता सबूत है नहीं कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्योंकि ये जो कालखंड है वो बहुत ही प्राचीनतम कालखंड है जिसे हम कॉपर एज कहते हैं। तब तक उन लोगों को आयन के बारे में पता नहीं था, लोगों की से वो परिचित नहीं थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तांबे की चीज़ें या पीतल की चीज़ें उस समय वहाँ से प्राप्त हुई। तांबे का रथ भी एक जगह से प्राप्त हुआ है। सो ऐसे बहुत सारे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो भाषा की बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो है प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज बताई जाती है। उस समय जो कि ये भाषा जो है प्रोटो द्रविडियन, ये सभी भाषाओं की जननी या रूट हम उसे कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद है कि ये कौन सी भाषा बोला करते थे, और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है। हमें काफ़ी जगह पे ग्रेनरीज के अवशेष भी मिले हैं। ग्रेनरीज मतलब आजकल जैसे हमारे यहाँ गोडाउन्स होते हैं किसी भी ग्रेन को स्टोर करने के लिए, तो उस समय भी उनके जहाँ पे जो सी है उसके बाजू में ग्रेनरीज के अवशेष मिले हैं। तो हो सकता है वहाँ पे वो लोग ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं और एक देश से दूसरे देश के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे जो कि समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। तो वहाँ पे डॉकयार्ड्स भी थे बहुत सारे, जिसमें से फेमस एंशियंट डॉकयार्ड है वो है लोथल। सो लोथल एक ऐसा प्लेस है जहाँ से वो एक देश से दूसरे देश तक जो है व्यापार किया करते थे समुद्र के रास्ते। उनके व्यापार जो है मेसोपोटामिया तक होते थे, तो उन देशों से भी वो लोग व्यापार किया करते थे। सो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका डिक्लाइन कैसा हुआ। तो इतनी जो भरी पूरी सभ्यता थी तो इसका अस्त कैसे हुआ। तो ये सभ्यता जो है इसका कोई पुख्ता कारण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे रीजंस इसके दिए जाते हैं कि इसका अस्त कैसे हुआ। इतनी बड़ी जो शहरी सभ्यता थी जिसमें 1023 से भी ज़्यादा शहर बसे हुए थे, जिसका अगर हम फैलाव देखते हैं तो बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक लेके सिंध प्रोविंस जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कुछ हरियाणा, यूपी और बिहार के प्रदेशों में भी इसके पुरातत्वीय स्थल मिले हैं। तो इतनी जो विस्तृत साम्राज्य में फैली हुई सभ्यता थी तो उसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। उसमें से एक थ्योरी है कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कि फ्लड्स की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से या भूकंप से भी ये सभ्यता का अस्त हुआ। या ऐसा कह सकते हैं कि उस समय सरस्वती नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी।
तो इस सभ्यता के इस नदी के पानी के सूखने की वजह से या उस नदी ने अपना जो रास्ता मोड़ लिया उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।